तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शैंकी और मैं वापस आ चुका हूँ वेडनेसडे का पार्ट 4 लेकर। लास्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था कि कोई आकर मेयर का ऑक्सीजन पाइप निकाल देता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन सारे इंसान और ऑड कास्ट के लोग इकट्ठा होकर मेयर के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। यहाँ पर वेडनेसडे को सभी के ऊपर शक हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ती है जिसका पीछा करते हुए वो जंगल के बीचों बीच आ जाती है और वो इंसान अचानक से उसके पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वेडनेसडे अपने पास से एक तलवार निकालकर उस इंसान पर हमला करती है और वो इस वार को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वेडनेसडे उन्हें देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो उसके अंकल फेस्टर थे। ये वही अंकल थे जिसने वेडनेसडे को लड़ना सिखाया था। अंकल फेस्टर की उंगलियों से बिजली निकलती थी और वो एक चोर भी थे। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी तो वो छुपने के लिए यहाँ आए थे। वेडनेसडे उन्हें यूगेन के बी फार्म में लेकर जाती है और कुछ दिनों के लिए उन्हें वहीं रहने के लिए कहती है। फेस्टर वहाँ की मक्खियों को खाने लगते हैं जिस पर वेडनेसडे उनसे कहती है कि वो यूगेन के बच्चों की तरह है तो प्लीज उन्हें मत खाइए। जिसके बाद वेडनेसडे उन्हें एक मॉन्स्टर का पिक्चर दिखाती है जिसे देखकर फेस्टर बोलते हैं कि मैं इसे जानता हूँ, ये हाइड है। ये आमतौर पर एक इंसान ही होता है लेकिन किसी के बार बार परेशान या उकसाने पर वो हाइड बन जाता है। फिर वो उन्हें नेवरमोर एकेडमी में मौजूद नाइटशेड लाइब्रेरी के एक लॉकर के अंदर फॉल्कर की एक डायरी के बारे में बताते हैं जिसमें फॉल्कर ने सभी तरह के ऑडकास्ट के बारे में लिखा था। रात को वेडनेसडे नाइटशेड के लिए सीक्रेट लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर फेस्टर भी चोरी चुपके से वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर फेस्टर और थिंग्स की पुरानी बातों को लेकर लड़ाई भी हो जाती है। वेडनेसडे थिंक को ये सब बंद करने के लिए कहती है। फेस्टर एक पेंटिंग को हटाकर उसे एक लॉकर दिखाता है जिसे थिंग्स बड़ी आसानी से खोल देता है। वेडनेसडे वहाँ से बुक लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उस बुक को रीड करने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि हाइड आमतौर पर एक इंसान ही होता है लेकिन उसकी शक्तियों को जगाने के बाद वो हाइड बन जाता है और वो उस इंसान का गुलाम बन जाता है जिसने उसको जगाया है और उसकी बोली हर एक बात को मानता भी है। वेडनेसडे समझ जाती है खूनी एक नहीं दो है, एक है हाइड और दूसरा उसका मास्टर जो उससे ये सब करवा रहा है। वेडनेसडे को जेवियर के ऊपर शक था क्योंकि उसने हर एक इंसिडेंट के बाद जेवियर को वहाँ पर देखा था जहाँ पिछली बार हाइड देखा गया था, इसीलिए उसे लगता है कि जेवियर ही वो हाई है। वेडनेसडे जेवियर की बाइक में ट्रैकर लगाकर उसके ऊपर नजर रख रही थी। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं जहाँ वो जेवियर को डॉक्टर किलबोर्ड के साथ कार में बैठकर कहीं जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे अपने अंकल के साथ टाइलर के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जाते ही अंकल टाइलर वहाँ पर रखी सॉस की बोतल में से सारा सॉस खा जाते हैं। वेडनेसडे फेस्टर से कहती है कि जरूर डॉक्टर किलबोर्ड ही जेवियर की मालिक हैं। डॉक्टर ने ये भाप लिया कि जेवियर ही एक हाइड है और उसने ही हिप्नोथेरेपी से उसे जगा दिया। तभी टाइलर वहाँ पर वेडनेसडे के लिए कॉफी लेकर आता है। वो उसे अपने अंकल से मिलवाती है और उसे हाइड के बारे में भी बताने लगती है। तभी शेरिफ वहाँ पर आ जाते हैं। शेरिफ को वहाँ पर देख अंकल फेस्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब शेरिफ वेडनेसडे और टाइलर को साथ में देखते ही उससे बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इससे दूर रहना। जिस पर टाइलर कहता है कि डैड, इसमें वेडनेसडे की कोई भी गलती नहीं है, मैं खुद उसके पास गया था। शेरिफ उन्हें एक पोस्टर देखकर कहता है कि ये एक बैंक रॉबर है, ये कहीं अगर तुम्हें दिखता है तो तुम जरूर मुझे कांटेक्ट करना। टाइलर उस पोस्टर को देखकर ही समझ जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं वेडनेसडे के अंकल है, लेकिन वेडनेसडे की वजह से वो अपने डैड से कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद टाइलर वेडनेसडे को डेट पर क्रैकस्टोन की गुफा में आने के लिए बोलता है। इस बार वो उसको मना नहीं कर पाती क्योंकि पिछली बार वो उसी की वजह से घायल हुआ था। उसी रात वेडनेसडे थिंग्स को डायरी का ध्यान रखने के लिए बोलकर टाइलर के पास डेट के लिए निकल जाती है जहाँ पर वो जाते ही देखती है कि टाइलर ने पूरी गुफा को सजा के रखा है और टाइलर उसे एक डरावनी मूवी दिखाने लगता है। दूसरी तरफ टाइलर के डैड उस रॉबर की तलाश कर रहे होते हैं जंगल के बीचों बीच। गुफा के अंदर का माहौल काफी रोमांटिक होने लगा था। टाइलर हमारी वेडनेसडे को बहला फुसलाकर किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को देखने के बाद शेरिफ शर्मा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वापस आने के बाद वेडनेसडे देखती है कि उसके रूम में सब कुछ फैला पड़ा है और डायरी गायब है, जहाँ पर वो देखती है कि थिंग्स को भी किसी ने चाकू मार दिया है जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका है। थिंग्स अब पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। जिसके बाद वेडनेसडे उसे लेकर अंकल फेस्टर के पास जाती है। वो उसे बार बार बिजली का झटका देते हैं लेकिन वो कोई भी हरकत नहीं करता और ना ही होश में आता है। जिसके बाद अंकल फेस्टर कहते हैं कि वो पूरी तरीके से मर चुका है। जिसके बाद वेडनेसडे उसे कहती है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और अंकल से एक बार और बिजली का झटका मारने के लिए बोलती है और फाइनली थिंग्स वापस से होश में आ जाता है। जिसके बाद थिंग्स कहता है कि किसी ने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया था। इतना सुनते ही वेडनेसडे उसे प्रॉमिस करती है कि जिसने भी तुम्हारा ऐसा हाल किया है मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। फिर वेडनेसडे अंकल फ्रॉस्टर से कहती है कि पुलिस आपको चारों तरफ ढूंढ रही है, कल सुबह होते ही आप यहाँ से निकल जाना। अगले दिन बियांका वेडनेसडे के पास आती है और उससे कहती है कि मेरे साथ चलो, मुझे मेयर के खून के बारे में कुछ पता चला है। जहाँ मेयर का बेटा ऑलरेडी अपने डैड के कंप्यूटर में से किसी चीज का डेटा लेकर आया था। वो उसे बताता है कि मेरे डैड ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास से लॉरेंट गेट के केस की एक फाइल मंगाई थी जिसमें लॉरेंट गेट की मौत
डूबने से तो हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी का कभी भी कोई पता नहीं चला। जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि लॉरेल गेट्स जिंदा है और वो सारे आउटकास्ट से अपनी फैमिली का बदला ले रही है। लेकिन उसने मेयर को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि लॉरेल गेट्स जिंदा है। वेडनेसडे डॉक्टर को लॉरेल गेट्स और जेवियर को हाइड समझ रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है कि मुझे पता चल गया है कि आप ही लॉरेल गेट्स हो और आपने ही जेवियर को अपने वश में कर मेयर और बाकी लोगों का मर्डर करवाया है। तब डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हारा दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका है, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वेडनेसडे के वहाँ से निकलते ही उसके दरवाजे पर हलचल होती है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है, हाइड उसे मार देता है। जिसके बाद वेडनेसडे जेवियर के पास चली जाती है। जेवियर उसे बताता है कि मुझे भी दिमागी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात किसी को पता न चले, इसीलिए मैं डॉक्टर किलबोर्ड से छुप छुप कर थेरेपी लिया करता था। तभी उसकी नजर वहाँ पर रखी विक्टिम्स की चीजों पर पड़ती है, जिसे देखकर जेवियर उस कहता है कि ये सब चीजें किसी ने जानबूझकर यहाँ पर रखी हैं, कोई मुझे फंसाना चाह रहा है। तभी वहाँ पर शेरिफ आते हैं और जेवियर को अरेस्ट कर लेते हैं। वेडनेसडे जब अपने रूम में वापस आती है तो इनेथ उस रूम में वापस आ चुकी थी। वो उससे वापस आने की वजह पूछती है तो वो बताती है कि अगर मैं यहाँ होती तो ना ही यहाँ पर चोरी होती और ना ही थिंग्स को कोई नुकसान पहुँचा पाता। यहाँ तुम्हारी चीजों का ख्याल रखने वाला कोई होना ही चाहिए। इसके बाद वो उसे बताती है कि थिंग्स ने मुझे तुम्हारे और टाइलर की डेट के बारे में सब कुछ बताया, मुझे भी बताओ वहाँ क्या हुआ। जिस पर वेडनेसडे कहती है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तब वो कहती है कि जाकर कराओ। जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ जाते ही टाइलर को किस करने लगती है। किस करने के बाद एकदम से वेडनेसडे को एक विजन आता है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि वो मॉन्स्टर जेवियर नहीं बल्कि टाइलर है। तब वो टाइलर को बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाती है। वेडनेसडे सीजन 1 एपिसोड 8। अगले दिन वेडनेसडे टाइलर को मिलने के लिए अकेले जंगल में बुलाती है। टाइलर बहुत खुश था क्योंकि उसे कुछ और ही लग रहा था। वेडनेसडे उसे बताती है कि मैं तो उस दिन तुमसे मिलने के बाद ओल्ड मीटिंग हॉल में गई थी, तुम्हें मेरे पीछे किनबोर्ड ने भेजा था। डांस पार्टी वाली रात तुमने मुझे और यूगिन को बात करते हुए सुन लिया था। ये सारी बात जरूर तुमने किनबोर्ड को बता दी होगी, इसी वजह से किनबोर्ड ने गुफा को ही उड़ा दिया और गेट्स के बंगलों में तुमने खुद से ही खुद को जख्मी किया होगा। तभी नाइटशेड के मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। बियांका अपने सायरन से टाइलर को पोजेस कर लेती है और वो लोग उसे ले जाकर जेवियर के पेंटिंग रूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद वेडनेसडे उसके अंदर के हाइड को जगाने के लिए उसे टॉर्चर करने लगती है। बाकी के स्टूडेंट उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आती, इसीलिए सारे स्टूडेंट उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारी बात जाकर प्रिंसिपल को बता देते हैं और शेरिफ को प्रिंसिपल बता देती है। वेडनेसडे टाइलर को हथौड़ से मारने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ आके उसे बचा लेते हैं। अगले ही पल हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल आकर वेडनेसडे को बीमार बताकर अपने साथ वहाँ से छुड़ाकर ले जाती है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो टाइलर उससे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। प्रिंसिपल ने नेवरमोर से वेडनेसडे को एक्सपेल कर दिया था और अगले ही दिन उसे नेवरमोर छोड़कर चले जाने को भी कहती है। अगली सुबह जब वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है तो बियांका से कहती है कि आउटकास्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है, नाइटशेड को तैयार रहना होगा। तभी वहाँ पर थ्रोन हिल्स भी आती हैं। वो वेडनेसडे के फेयरवेल पर एक फ्लावर गिफ्ट करती है। वेडनेसडे जाते जाते यूगिन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि यूगिन को अब होश आ चुका था। वहाँ जाते ही यूगिन उसे बताता है कि उस रात मैंने किसी को लाल बूट्स पहने हुए उस गुफा में आग लगाते हुए देखा था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वेडनेसडे मिस थ्रोन हिल्स के पास आई होती है क्योंकि नेवरमोर एकेडमी में सिर्फ मिस थ्रोन्स ही थी जो रेड बूट्स पहना करती थी। मिस थ्रोन हिल्स उससे पूछती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं गई। तो वेडनेसडे उससे कहती है कि लॉरेल गेट्स तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ, तुमने अपनी मौत की कहानी बनाई ताकि तुम अपने डैड का सपना पूरा कर सको जो कि आउटकास्ट को खत्म करने का है। क्योंकि टाइलर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हें पता था कि टाइलर के पिता एक नॉमी और माँ एक आउटकास्ट है, इसीलिए तुमने टाइलर को हाइड बनाने के लिए उसे किडनैप किया और गुफा में बांधकर तुम उसे तब तक टॉर्चर करती रही जब तक कि वो हाइड नहीं बन गया। इसके बाद मिस थ्रोन हिल्स कहती है कि अब बहुत हो गया, हाँ मैं ही हूँ लॉरेल गेट्स। वो टाइलर से कहती है कि इसका मुंह बंद करो मेरे बच्चे। जब टाइलर उसकी कोई भी बातें नहीं मानता तो लॉरेल उसे बहलाने लगती है क्योंकि वो उसके बस में था। इतना होने के बावजूद टाइलर उसका कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी किसी भी तरीके की बातों को नहीं मानता। लेकिन तभी टाइलर अपने असली रूप में आ जाता है जो कि और कोई नहीं स्कूल की प्रिंसिपल होती है जिन्होंने टाइलर का भेष बदला था। इतना देखते ही लॉरेल गेट अपने जेब से एक इंजेक्शन निकालकर प्रिंसिपल को मार देती है जो कि जहर का होता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। उसके मरने
होने के बाद लॉरेल गेट वेडनेसडे के भी ऊपर हमला करती है और उसे भी बेहोश कर किडनैप कर लेती है। थिंग्स ये सब होते हुए देख लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर कमरे में इनेद और एजैक्स रोमांस कर रहे थे, तभी वहाँ पर थिंग्स आता है और उन्हें सारी बातें समझाने लगता है। इनेद और एजैक्स नाइटशेड के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें भी सारी बातें एक्सप्लेन कर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारी प्रिंसिपल अब मर चुकी है और हमारे स्कूल के हर आउटकास्ट की जान खतरे में है। इधर क्रैकस्टोन की गुफा में लॉरेल ने वेडनेसडे को बंदी बना लिया था। लॉरेल सारे विक्टिम्स के बॉडी पार्ट को क्रैकस्टोन के ताबूत के चारों तरफ फिट कर देती है। यहाँ पर लॉरेल वेडनेसडे को बताती है कि क्रैकस्टोन उसके पूर्वज थे, वो आउटकास्ट से नॉमी की रक्षा करते थे, लेकिन तुम्हारी पूर्वज गुडी एडम ने उन्हें मार दिया और उनसे उन्हीं की जमीन चुराकर उस घटिया से स्कूल की शुरुआत की। तभी से हम लोगों ने आउटकास्ट को खत्म करने की कसम खा ली थी। तब वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुमने बार बार मेरी जान क्यों बचाई। तब लॉरेन गेट्स उसे बताती है कि गुडी एडम ने क्रैकस्टोन के ताबूत के ऊपर खून का ताला लगाया था, जिसे सिर्फ उसी के वंशज खोल सकते हैं, इसलिए मैंने बार बार तुम्हें बचाया क्योंकि तुम भी गुडी एडम की वंशज हो। लॉरेन वेडनेसडे के हाथ को काटने के बाद उसके खून को क्रैकस्टोन की कब्र पर लगाती है और वहाँ पर खड़े होकर उस बुक को रीड करने लगती है, जिसे उसने क्रैकस्टोन के मीटिंग हॉल से चुरा लिया था। उसके बुक के मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर जोरों से बिजली चमकने लगती है। नीचे बॉटल में रखे सारे बॉडी पार्ट्स उस ताबूत में जाकर जुड़ जाते हैं और क्रैकस्टोन वापस से जिंदा हो जाता है। जिंदा होते ही क्रैकस्टोन वेडनेसडे को गुडी एडम समझकर मार देता है और वहाँ से नेवरमोर एकेडमी के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर गुडी एडम आ जाती है और वेडनेसडे से कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम क्रैकस्टोन को खत्म करो तो उसके लिए तुम्हें उसके सीने में छुरा भोंकना होगा, जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। तब वेडनेसडे उससे कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं मर रही हूँ। जिसके बाद वेडनेसडे से गुडी एडम कहती है कि हम दोनों एक ही हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि तुम मुझे दोबारा कभी भी लाइफ में देख नहीं पाओगी। इसके बाद गुडी एडम वेडनेसडे के अंदर चली जाती है और वो पूरे तरीके से ठीक हो जाती है। इधर बियांका अपने सायरन से सारे आउटकास्ट बच्चों को नेवरमोर से बाहर निकाल रही थी ताकि वो उनकी जान बचा सके। इनेड थिंग्स के साथ मिलकर क्रैकस्टोन की गुफा की तरफ वेडनेसडे को ढूंढने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहली बार हुआ था जब वो पूरे तरीके से वेयरवुल्फ बनी थी। वेडनेसडे जब वहाँ से आ रही होती है तब रास्ते में उसे टाइलर मिलता है। वो वेडनेसडे को देखते ही देखते हाइड बनकर उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर इनेड वहाँ आकर हाइड से लड़ाई करने लगती है और वेडनेसडे की जान बचाने लगती है। इधर क्रैकस्टोन स्कूल में पहुंचकर पूरे स्कूल में आग लगा देता है। इनेड और हाइड लड़ रहे थे, लेकिन इनेड हाइड के आगे काफी कमजोर थी। तभी शेरिफ वहां आकर हाइड के ऊपर एक गोली चला देते हैं और इनेड उसे मारकर दूर फेंक देती है। फिर जब शेरिफ हाइड के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो उनका ही बेटा है, जो कि एक मॉन्स्टर है। इनेड भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। वेडनेसडे स्कूल में आकर क्रैकस्टोन से लड़ाई करने लगती है, लेकिन उसके आगे वो कुछ भी नहीं थी। वो तभी वहाँ पर बियांका आ जाती है और क्रैकस्टोन के सीने में पीछे से तलवार घुसेड़ देती है और जब क्रैकस्टोन बियांका को मारने के लिए पीछे घुसता है तो वेडनेसडे क्रैकस्टोन के दिल पर एक तलवार गड़ा देती है और फाइनली वो जलकर पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। क्रैकस्टोन के मरते ही लॉरेल वहाँ पर बंदूक लेकर पहुंच जाती है और वेडनेसडे को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर यूगेन आ जाता है और अपनी मधुमक्खियों से उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ ही स्टोरी खत्म हो जाती है। इसके एंड में हम देखते हैं कि नेवरमोर को कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है क्योंकि उनकी प्रिंसिपल मर चुकी थी और सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर जेवियर वेडनेसडे को एक फोन गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि कभी कभी कॉल या टेक्स्ट तो कर ही सकती हो। इधर हम टाइलर को देखते हैं जिसे उसके डैड कैद करके ले जा रहे थे। वेडनेसडे भी अपने ड्राइवर के साथ न्यू जर्सी लौट रही थी, जहां उसे जेवियर के फोन में उसे कोई मारने की धमकी देता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, बाय बाय।